तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की, भैरवपुर। एक ऐसी जगह जहां रात होते ही एक अजीब सी आहट गूंजने लगती है। एक ऐसी आहट जो डर और रहस्य से भुनी हुई है। चलिए मिलकर भैरवपुर के इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कहानी की शुरुआत भी जानते हैं इसी एक एहसास से होती है। वो एहसास कि आपके आसपास कोई है। आप उसे देख तो नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। और बस यही वो डर है जिसने पूरे भैरवपुर गांव को जकड़ रखा है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है भैरवपुर गांव की वो सुनसान हवेली। एक ऐसी जगह जिसे सबने छोड़ दिया है सिवाय डर के। हालत यह है कि गांव वाले इसके पास से गुजरने में भी कांपते हैं। कहते हैं कि इसकी टूटी खिड़कियों से जब हवा गुजरती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। एक शर्त, एक परछाई, और यहीं से शुरू होती है असली दहशत। कहानी में एंट्री होती है रीना की, जो अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी। अब आप जानते हैं दोस्तों में कैसे होता है, मजाक मजाक में एक शर्त लग जाती है और अपनी बहादुरी साबित करने के लिए रीना अकेले उस हवेली में चली जाती है। अंदर अंधेरे में जब वो टॉर्च जलाती है तो दीवार पर अपनी परछाई तो दिखती है, पर उसके ठीक बगल में एक और परछाई हिल रही होती है। डर की पहली दस्तक यहीं से शुरू होती है। ये तो बस शुरुआत थी अजीब आहटों की। रीना का जो एक्सपीरियंस था ना, वो तो बस एक चिंगारी थी। अब ये डर एक आग की तरह फैलने वाला था जो पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये आहट, ये डर कैसे हर दरवाजे तक पहुंचता है। हवेली से लौटने के बाद रीना को लगा सब ठीक हो गया, पर ऐसा था नहीं। उस रात के बाद अक्सर उसके कमरे में किसी के चलने की आवाजें गूंजती और कभी-कभी आईने में उसे अपने पीछे एक धुंधली सी परछाई नजर आती। मतलब साफ था, हवेली की वो अनदेखी ताकत अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। अब कहानी का अगला शिकार बनता है रघु, गांव का नाई। एक रात जब वो अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। पर फिर अचानक उसके सामने एक सफेद साया आ खड़ा हुआ और उस साये की आंखें हरी चमक रही थीं। अब तक डर बस एक परछाई था, लेकिन अब उसने एक फिजिकल फॉर्म ले लिया था। और फिर उस साये ने रघु से कहा, तेरा वक्त आ गया है। सोचिए, यह सिर्फ कोई डरावनी मौजूदगी नहीं थी, इसका इरादा जानलेवा था। रघु बेचारा चीखता हुआ वहां से भागा। अगली सुबह जब गांव वालों को वो मिला तो उसकी हालत पागलों जैसी थी। उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, वो आहट मुझे ले जाएगी। अब मैदान में आता है अनिरुद्ध, स्कूल का मास्टर, जो इन भूत प्रेत की बातों पे यकीन नहीं करता। एक रात वो हवेली के पास से गुजर रहा था कि उसे भारी जूतों के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सन्नाटा। और ठीक तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। अब लॉजिक और साइंस का सामना सीधे सीधे उस डर से हो रहा था। और ये डर, ये आहट अब पूरे गांव में फैल रही थी। सावित्री को अपने आंगन में काली साड़ी में एक औरत दिखी। मंदिर में पुजारी मोहन के सामने जंजीरें अपने आप हिलने लगीं। बस ड्राइवर अमर को अपनी बस में एक गोसली पैसेंजर दिखा। मतलब कोई भी इस अनदेखी ताकत से बच नहीं पा रहा था। अब ये आहट सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये पूरे गांव पर मंडराता एक आतंक बन चुकी थी। तो जब डर अपनी सारी हदें पार कर गया तो गांव वालों में सच को खोजने की एक जिद पैदा हुई। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच रही थी, जहां डर का सामना करने की हिम्मत जुटाई जा रही थी। अब वक्त था सच की तलाश का। और इसी मोड़ पर एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की, एक ऐसा पुलिस अफसर जो भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता है। उसके लिए ये सब अंधविश्वास है, बकवास है। तो मामले की तह तक जाने के लिए वो फैसला करता है कि वो खुद अकेले उस हवेली में जाएगा। पर हवेली की चार दीवारी के अंदर अरविंद का सारा लॉजिक, सारा रैशनल माइंड दम तोड़ने लगता है। उसे महसूस होता है जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसका कंधा छुआ हो। और फिर अंधेरे में से एक साफ आवाज आती है, अगर सच जानना चाहते हो तो तहखाने में जाओ। और बस उस एक पल में सबसे बड़ा स्केप्टिक भी उस अनदेखी शक्ति के सामने बेबस खड़ा था। तो अब तीन लोग एक साथ आ जाते हैं। रीना, जिसने इस डर को सबसे पहले महसूस किया था, अनिरुद्ध, जिसका शक अब यकीन में बदल चुका था, और अरविंद, जो सच की तलाश में अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो उस जगह जाएंगे जहां सारे राज दफन हैं, हवेली का तहखाना।
तो अब तहखाने का राज खुलने वाला है। हवेली के नीचे आखिर ऐसा क्या है? कहानी अब अपने सबसे क्रूशियल पॉइंट पर है। तीनों हवेली के सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जगह जहां शायद उस आहट का असली सोर्स छिपा है। जैसे ही वो तहखाने में उतरते हैं, उनकी नज़र दीवार पर पड़ती है और वहां खून से लिखा था, इस आहट से बचना नामुमकिन है। ये कॉन्फर्मेशन था कि वो किसी मामूली भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक जानलेवा श्राप से लड़ रहे हैं, और यहां से शायद वापस लौटना मुमकिन नहीं था। और फिर राज खुलता है। तहखाने से एक धुंधला सा साया उभरता है और एक आवाज गूंजती है, मैं ललिता हूं। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। मेरी चीखें, मेरे कदमों की आवाज, वही है ये आहट। तो ये था श्राप, ललिता की आत्मा जिसकी चीखें और कदमों की आवाज ही वो आहट थी जो पूरे गांव को डरा रही थी। तो सच तो सामने आ गया, पर क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? नहीं। ललिता का गुस्सा इतना ज्यादा था कि तहखाने की दीवारें तक हिलने लगती हैं। अब सवाल यह था कि इस अनंत आहट से, इस इटर्नल कर्स से छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या ऐसा कोई श्राप कभी टूट भी सकता है? ललिता का सच जानकर तीनों बुरी तरह दहल गए थे। वो किसी तरह उस ढहते हुए तहखाने से बाहर भागे। उनके दिमाग में अब बस एक ही चीज थी, इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना है। तो उन्होंने पूरी हवेली को आग लगा दी। उन्हें लगा कि शायद इससे ललिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। बाद में गांव में एक बड़ी पूजा भी रखी गई। सब कुछ शांत हो गया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। तो हवेली अब जलकर राख हो चुकी थी। गांव में पता नहीं कितने सालों बाद एक शांत रात आई। हर किसी ने चैन की सांस ली। पर सवाल वही था, क्या 100 साल पुराना एक श्राप इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? और यहीं कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। कुछ दिन बाद अपने कमरे में अकेली बैठी रीना को फिर से वही कदमों की आवाज सुनाई देती है। धीमी और बिल्कुल साफ आहट लौट आई थी। और तब उन्हें यह बात समझ आई कि श्राप हवेली की दीवारों में नहीं था, वो तो उन लोगों के साथ जुड़ गया था जिन्होंने उसे सुन लिया था। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक अनदेखी परछाई है जो आपका हर जगह पीछा करती है। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है कि कुछ डर कभी खत्म नहीं होते। भैरवपुर का राज तो खुल गया, पर वो आहट, वो आज भी जिंदा है। एक ऐसा अनसुना साया जो शायद हमेशा पीछा करता रहेगा। और अब सवाल ये नहीं है कि हर अनसुनी आवाज के पीछे कोई कहानी होती है। सवाल यह है कि अगली आहट कौन सुनेगा।